नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में। जी हाँ, इस प्रियम्बल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों को स्कूल टाइम में प्रियम्बल पढ़ा तो दी जाती है लेकिन समझ में नहीं आती है। आज इस समझ को हमें बड़े ही गहराई से विकसित करना है। आप देखोगे लेक्चर के अंत तक आप प्रियम्बल को बहुत आसानी से समझ पाओगे। चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना देखने को मिल रही है, उसके बाद हम देखते हैं आखिर प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है क्या। तो व्हाट इज द प्रियम्बल? तो भाई यहाँ पे बताने की कोशिश ये की जा रही है, जब संविधान की शुरुआत होती है तब हमें यहाँ पे प्रियम्बल देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छी बात है। संविधान की जब शुरुआत होती है तो हमें प्रियम्बल देखने को मिलती है। तो संविधान का क्या है, पहला भाग होता है, बशर्ते परिचय कह सकते हो, इंट्रोडक्शन कह सकते हो। जैसे किसी भी किताब को देखते हैं तो उसमें एक इंट्रो रहता है, भूमिका रहती है कि किताब किसके बारे में बात करती है। अगर आप पूरे संविधान को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इस विशेष इंट्रो को पढ़ करके संविधान के अंदर के मर्म को समझ सकते हो कि आखिर संविधान में है क्या। पहली बात। दूसरी चीज, संविधान का परिचय बताने का काम करती है, जिसको हम कह सकते हैं संविधान के इंट्रोडक्शन की बात करती है। देश के मूल उद्देश्य क्या हैं, आखिर हमारा देश है किन सिद्धांतों पर टिका हुआ होगा, क्या हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा या हमारा देश वंशानुगत होगा या कोई मोनार्की सिस्टम चल रहा होगा, कैसा होगा, किन सिद्धांतों पर देश टिका होगा। ये जो चीज होती है क्या बताने की कोशिश करती है, बताती है संविधान की प्रस्तावना और संविधान की आत्मा। जी हाँ, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे दो सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। नंबर 1, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है हमारे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। लेकिन यहाँ पे प्रियम्बल को भी किसी व्यक्ति ने संविधान की आत्मा कहा। तो किसने? एक व्यक्ति है जिनका नाम है ठाकुरदास भार्गव, है ना। ठाकुरदास भार्गव, जिन्होंने संविधान की आत्मा किसको, प्रियम्बल को कहा। साथ में एक आपके जस्टिस थे जिनका नाम था हिदायतुल्लाह, ध्यान रखना है, हिदायतुल्लाह। ठीक है, हिदायतुल्लाह। तो इनका दोनों का नाम याद रखना है, लेकिन जनरली नाम रिपीटली ये पूछा जाता है कि प्रियम्बल को आत्मा किसने कहा, तो बताना है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव का ध्यान रखना। और आर्टिकल 32 की बात की जाए तो यहाँ पे अंबेडकर का नाम याद रखना है। ठीक है, अंबेडकर का नाम याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि आखिर संविधान की प्रस्तावना में है क्या क्या। तो सबसे पहले हमें ये शब्द देखने को मिलेंगे, क्या, हम भारत के लोग। जी हाँ, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखा रहता है, हम भारत के लोग। और उसमें कुछ विशेष एलिमेंट्स होते हैं, उनको आज हम समझेंगे। सबसे पहले है जनता की शक्ति। शक्ति मतलब क्या है, जनता से आती है, संविधान जनता ने बनाया है। मतलब इसको इस तरीके से समझना है, कोई भी संविधान बना होता है किस लिए बनाया गया, देश को चलाने के लिए, देश के लोगों को एक अच्छे अधिकार मिले जिससे देश आसानी से चल सके। तो ये एक मर्म होता है। तो लोकतांत्रिक देश की अगर शुरुआत की जाए तो वहाँ पे वही संविधान का रोल होता है। तो लोकतांत्रिक देश, जिसका मतलब यही होता है कि कोई भी देश किसी व्यक्ति के एक रूप पावर से नहीं चल करके बल्कि संविधान के द्वारा चलता। मतलब सुप्रीम ऑफ लॉ, सबसे बड़ा कौन है, कानून है। उसके बाद कोई भी देश हो सकता है, उसके बाद कोई भी राष्ट्र हो सकता है या कोई भी वहाँ का राष्ट्रपति हो सकता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो हमें एक एक छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट्स को क्लियर से समझना है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आता है जिसको हम बोलेंगे क्या, सॉवरेन। जी हाँ, सॉवरेन, जिसको हम लोग संप्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। क्या मतलब है सॉवरेन का, क्या मतलब है, संप्रभुत्व संपन्न बोला जाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत स्वतंत्र देश है। भारत कैसा देश है, स्वतंत्र देश है। देश तो सभी स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं है। ये भी ठीक है, अगर कोई भी देश स्वतंत्र है तो वो दूसरे देश के अधीन नहीं होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और अपने निर्णय खुद ले सके, बस यहाँ पे एक स्पेशल पावर है। क्या पावर है कि भारत को, मैंने बताया था 1930 में डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जा रहा था। डोमिनियन स्टेट का मतलब ऐसा
कि आप बाहरी या आंतरिक निर्णय लेने के लिए अंग्रेजी गवर्नमेंट से सलाह लेंगे। तो भारत ने बोला नहीं, मैं डोमिनियन स्टेट के लिए हम लोग हरगिज राजी नहीं होंगे। और 20 साल तक इसी की लड़ाई होती रही कि हमें पूरा स्वराज चाहिए, पूरा राज चाहिए, हम ही बाहरी निर्णय लेंगे, हम ही आंतरिक निर्णय लेंगे। आज हम भाई चाहे अमेरिका से तेल खरीदें या रूस से के तेल खरीदें या किसी से कुछ भी खरीदें बेचें या कुछ भी करने की इच्छा हो, तो इस कारण से होता है क्योंकि हम सॉवरेन कंट्री हैं। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है, चाहे वो दूसरे देश के साथ में निर्णय लेने हो, किसी से हमें प्यार भरी बात करने हो, किसी दूसरे देश से अच्छे संबंध बना के रखने, किसी दूसरे देश से बुरे संबंध बना के रखने हैं, ये निर्णय कौन करेगा? हम खुद करेंगे। तो इसी पर्टिकुलर शब्द को सॉवरेन बोला जाता है कि आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में हम स्वतंत्र हो। तो यहाँ तक इस शब्द का मर्म जो है समझ में आ चुका होगा। अब समझते हैं दूसरा शब्द जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट या समाजवादी। ये आपका शब्द है, बाद में जोड़ा गया, संविधान बनने के बाद जोड़ा गया, इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी का मतलब ये है सभी को समान अवसर देना। मतलब यहाँ महिला हो या पुरुष हो, छोटी जाति का व्यक्ति हो या गरीब हो, सभी लोगों को समान अवसर मिले, ऐसा संविधान कहता है। अमीर गरीब का अंतर खत्म करने की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि भाई समाजवाद का मतलब सभी लोग एक समान हो, है ना, क्षमता भाव में रहे। तो ये जो शब्द जोड़ा गया आपका 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया। याद रखना है 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया। ऐसे 3 शब्द जोड़े गए थे जो हम आगे चर्चा करके बताने वाले हैं, ठीक है। आगे पंथ निरपेक्ष जिसको सेकुलर कहते हैं। क्या मतलब है सेकुलर का? सेकुलर का क्या मतलब है? तो सेकुलर मतलब सभी धर्म समान है। भाई सभी धर्म समान है, इसका क्या मतलब है? कोई सरकारी धर्म नहीं है। क्या मतलब है भाई? 42वें संविधान संशोधन 76 में इसको भी जोड़ा गया। इसको इस तरीके से समझना है। पाकिस्तान आपने देखा होगा, पड़ोसी देश है, ठीक है। वहाँ के अगर पासपोर्ट्स को आप देखोगे तो उसमें लिखा रहता है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये है पाकिस्तान अपने आप में एक इस्लामिक धर्म को फॉलो करने वाला है। तो मतलब पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष नहीं है। हमारा देश भाई क्या हिंदू धर्म को फॉलो करता है? नहीं। हमारा देश क्या मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है? नहीं। हमारा जो देश है वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करता, बशर्ते वो कहता है हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और इस किसी भी धर्म को हम प्रमोट भी नहीं करते। तो कोई भी सरकारी धर्म नहीं है। हम लोग बोलते हैं, जैसे ही हम अपना पासपोर्ट को देखते हैं तो लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब जो कोई भी देश हो, देश के कानून से चलने वाली व्यवस्था हो, उसको गणराज्य कह देते हैं। तो हम कैसे हैं? सेकुलर। सेकुलर जिसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं, यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर किसी धर्म में बंधे नहीं होते, हमारा कोई भी धर्म नहीं होता है। तो देश के लोगों को कोई भी धर्म मानने की पूरी आज़ादी मिलती हो और ना मानने की भी पूरी आज़ादी मिलती है, ये हमारा संविधान देता है। आगे बढ़ते हैं डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक। जी हाँ, जनता सरकार चुनती है, चुनाव द्वारा शासन होते हैं और जनप्रतिनिधि शासन चलाते हैं। मतलब ऐसा समझें कि हम वोट डालते हैं, ठीक है। वोट डालने के बाद हम किसको डालें? किसी MP या MLA, MP मतलब किसी सांसद या विधायक को। उसके बाद वो क्या करते हैं? लोकसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा में बैठ करके अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। प्रतिनिधित्व किया उन लोगों ने और हमारे हिस्से का काम कर रहे होते हैं। हमें भाई रोड डलवाना है, PM मोदी को सीधा कॉल करके तो नहीं बताएंगे भाई हमें रोड डलवाना है। हम अपने प्रतिनिधि यानी कि MLA तक सूचना पहुंचाएंगे। वो अपनी बात को कहाँ? राज्य के जो विधानमंडल होते हैं वहाँ पे जा करके रखेगा और तब जा करके वहाँ पे क्या बजट एलोकेट होता है। तो डेमोक्रेटिक सरकार में क्या होती है कि जनता का जो हिस्से का काम होता है कुछ चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि MP MLA करते हैं। तो याद रखना है ऐसा जो होता है डेमोक्रेटिक होता है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? जिसको हम गणराज्य कह देते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल ये दिमाग में आना चाहिए, भारत गणराज्य कब बना? तो भारत गणराज्य कब बना? ये बनता है, हम लोग बोलते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या बना? गणराज्य बना, ठीक है, जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक है। तो गणराज्य का मतलब क्या है? मतलब है राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख व्यक्ति होगा, वो पहला व्यक्ति होगा, ठीक है। पद वंशानुगत नहीं होगा। क्या मतलब है वंशानुगत का? मतलब कि राष्ट्रपति अभी पद पर है, उसकी डेथ होने के बाद उसका बच्चा पद पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति को भी चुनाव के माध्यम से यहाँ रखा जाएगा। कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव से राष्ट्रपति बनते हैं। तो मतलब वो देश जहाँ पे राष्ट्रपति भी चुनाव से चुने जाते हों और उस व्यक्ति को भी हटाने की प्रक्रिया हो। राष्ट्रपति अगर गलत कर दे तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट, जिसको महाभियोग कहते हैं, लगा करके इनको हटाया जा सकता है। भाई राष्ट्रपति सबसे पावरफुल व्यक्ति,
की, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको भी हटाने की प्रक्रिया है, तो वही देश जो होते हैं रिपब्लिक होते हैं। तो याद रखना है, वंशानुगत नहीं होता और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और चुनाव से उनको जिताया जाता है। अब समझते हैं न्याय मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई हमारे प्रियम्बल में। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से 3 प्रकार, इसको देखते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमें किस प्रकार के न्याय की बात की गई, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, इसको ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहले सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय हैं आपके याद रखने हैं? सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस की बात की गई है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक लेवल की, और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल लेवल की। तो हमें देखना है सामाजिक न्याय में हमें कौन कौन से मिलेंगे। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। किसी भी व्यक्ति की जाति अगर छोटी, उसके आधार पर उससे भेदभाव ना हो। धर्म दूसरा है, मान लो मुस्लिम धर्म या ईसाई या सिख धर्म से है तो उसके साथ भेदभाव। महिला पुरुष के बीच में भेद है, इसके आधार पर उसके साथ असमानता का व्यवहार ना हो। तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में ये चीजें हम लोगों को मिलती हैं, ठीक है। आर्थिक न्याय में क्या है? सभी को रोजगार और आर्थिक अवसर मिले। मतलब ये है कहने की कि आज सभी लोगों को रोजगार, महिला हो उसको भी रोजगार मिले, है ना, पुरुष हो उसको भी रोजगार मिले। तो रोजगार देने की जिम्मेदारी भी किसकी? सरकार की होती है। समय समय पे जगह निकालना हो, चाहे लोगों को व्यवस्थित करना हो, और इन लोगों को यहाँ पे अपलिफ्ट करने का काम भी करना। आप देखते हो प्रधानमंत्री आवास योजना देखने को मिलती है, तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों को अपलिफ्ट किया जाए, उन लोगों को जो लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं उन लोगों को एक सही दिशा में या सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो ये आर्थिक न्याय देने की जिम्मेदारी भी संविधान कहता है, किसी सरकार का खुद का मतलब यहाँ पे स्लोगन नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना। राजनीतिक न्याय की बात की गई। राजनीतिक न्याय में क्या होता है? सभी को मतदान करने का अधिकार। जी हाँ, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है। साथ में कोई भी व्यक्ति चुनाव पे खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल विशेष व्यक्ति चुनाव पे खड़े हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति चुनाव पे खड़ा हो सकता है, साथ में वोट भी डाल सकता है। 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वो समझते हैं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या है इसको समझते हैं। देखिए, फ्रीडम गारंटेड बाय द प्रियम्बल। हम लोगों को स्वतंत्रता की भी बात की गई। हमें स्वतंत्रता मिलेगी किस चीज़ की? बोलने की आज़ादी। आर्टिकल 19 देखने को मिलता है। विचार की स्वतंत्रता, ये भी 19 में ही देखने को मिलता है। मतलब हम कोई भी चीज़ सोच सकते हैं और उसको पेश भी कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म को अगर हमें मानना है तब भी ठीक है और ना मानना हो तब भी ठीक है। तो मतलब हमें सभी चीज़ों की स्वतंत्रता हमारा संविधान दे रहा होता है। ध्यान रखना, इसको लिबर्टी कह देते हैं, ठीक है। इसी को लिबर्टी कह देते हैं, ठीक है। आप समझते इक्वलिटी, जिसको हम समानता की बात करते हैं, तो कब मिलती है, कैसे मिलती है? देखिए, तो यहाँ बताया जा रहा है सभी नागरिक कैसे हैं? बराबर हैं। सभी नागरिक कैसे हैं? बराबर हैं, ठीक है। कानून के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग एक समान। मतलब अगर अमीर आदमी अगर कोई भी क्राइम कर दे तब भी उसको जेल जाना पड़ेगा, वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और गरीब हो तब भी उसको जाना पड़ेगा। तो कानून सबके लिए समान है, पहली बात। नौकरी, शिक्षा और सब में सभी लोगों को मौका समान जो मौके मिलने की बात की गई वो मिलेगी। रिजर्वेशन, इसमें जो आरक्षण होता है वो इसमें एक्सेप्शन है, या कह सकते हो इसमें क्या हो सकता है, आरक्षण जो एक विशेष चीज़ है। ये क्या है? मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लोगों के लिए विशेष सुविधा है। तो इसको आप अवसर की समानता में काउंट करते हैं। उसके बाद भेदभाव नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि जाति, धर्म और लिंग पर यहाँ पे किसी भी प्रकार का लोगों के साथ विभेद नहीं होगा। ये 3-4 चीज़ें क्या है, हम लोगों को समानता की बात करती हैं, ठीक है। उसके बाद बंधुत्व। बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी, या जिसको कह देते हैं हम लोग भाईचारा दूसरी भाषा में। क्या है? देखिए, भाईचारा की बात की गई, यानी कि सभी नागरिकों में प्रेम और सौहार्द बना रहे। मतलब चाहे किसी धर्म के हों चाहे किसी जाति के हों, सभी लोगों के बीच अच्छा भाव बना रहे, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहें समाज में। ये चीज़ एकता, यानी कि देश की एकता सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है। इस चीज़ को याद रखना। राष्ट्रीय अखंडता क्या मतलब है? अखंडता का मतलब है कि कोई भी इस तरीके से काम नहीं करेंगे कि देश जो हमारा है अलग हिस्सों में बट जाए, है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना। अखंडता का मतलब यूनिटी में बना रहे, देश जितना है उतना बना रहे। ऐसा ना हो कि कुछ लोग डिस्प्यूट क्रिएट करके पर्टिकुलर राज्य को दूसरे देश में तब्दील कर दें। तो इस अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। भाईचारा होता है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने यहाँ पे 3 नए शब्द जुड़वाए थे। सबसे पहले समाजवाद,
दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन है। सॉवरेन मतलब संप्रभुत्व देश यानी कि स्वतंत्र देश होता है। सोशलिस्ट और सेकुलर मतलब जो आपके शब्द जोड़े गए 1976 में, ठीक है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पता ही होना चाहिए, जनता की सरकार होती है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन तरीके के हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है। एमसीक्यू दिए गए हैं। एक प्रियम्बल को क्या कहा जाता है, तो इसको संविधान की आत्मा कहेंगे। और सेकुलर का अर्थ की बात की जाए तो सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रियम्बल पे। प्रियम्बल को देख लेते हैं, चीज़ों को आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए, ये आपकी प्रियम्बल देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रियम्बल सब लोग देख पा रहे होंगे। अब हम इस प्रियम्बल पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको ये प्रियम्बल देखने को मिल रही, लिखा हुआ है भारत का संविधान, और ये छोटे से शब्दों में लिखा है प्रियम्बल। लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसमें समस्त नागरिकों को इतने प्रकार के न्याय देने की बात कर रहे हैं। ये समाजवादी की बात की गई, पंथ निरपेक्ष की बात की गई, लोकतांत्रिक की बात की गई, जो हमने पीछे चर्चा की है। और न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, और इस प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता मिलेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, किसी भी धर्म को मानने, विश्वास करने ना करने की, है ना, उपासना करना है, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता मिलेगी। तो इतनी स्वतंत्रता मिल रही, 1 2 3 4 5 स्वतंत्रता, 3 न्याय पूछ लिए जाते हैं। कितने प्रकार के न्याय मिलते हैं, तो 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और ये हमारे लिए कुछ हम लोगों की यहाँ जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़ है, 26 नवंबर 1949 को हमारा ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। उस दिन अंगीकृत हुआ था या अधिनियमित हुआ था या आत्मर्पित हुआ था, इसी को कह देते हैं अडॉप्ट हुआ था या बन के तैयार हुआ था। ये हमारे भारत का संविधान का प्रियम्बल देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।